हेलो 90s, वेलकम टू नेक्स्ट जेन एसएसटी पे साक्षी राठी। सो 9th क्लास पढ़ाई तो शुरू हो चुकी है और अब हम आज पहुंच चुके हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में, दैट इज डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है। हम सब 6th 7th 8th में पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में, और आज हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी को डिटेल में जानने से पहले थोड़ा सा कंट्री को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम रहते हैं, और इंडिया के बारे में अगर ज्यादा जानना है, उसकी फंक्शनिंग को समझना है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम से और ज्यादा कनेक्टेड फील करा देगा। सो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, और इतनी पॉपुलस कंट्री के साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो अ डाइवर्स कंट्री। बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, इवन बिलीव्स के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। तो इतनी वास्ट डाइवर्सिटी के साथ एक कंट्री को रन करना ऑटोमेटिकली खुद से ही पहले से ही एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ऊपर से मैम आप कह रहे हो कि डेमोक्रेसी है। सो ये फंक्शनिंग कैसे हो रही है? अच्छा खासा पहले के टाइम में मोनार्की रूल था, किंग रूल चल रहा था, किंगडम्स थे, डायनेस्टीज थी। ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी कि किंग को चूज करना है, जो किंग आ गया आ गया। बट हमने मोनार्की के बहुत सारे डीमेरिट्स को भी स्टडी करा है कि मोनार्की किस तरह से लोगों के लिए अच्छी भी थी और बुरी भी थी। सो डेमोक्रेसी का आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया, और हमारी कंट्री में हमने डेमोक्रेसी को एडॉप्ट क्यों करा, क्या जरूरत थी, कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, कैसे क्लेम करोगे कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं। इवन अगर डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट हो भी गई, डेमोक्रेसी आ भी गई, तो क्या गवर्नमेंट के लिए स्मूथ है इसको रन करना, या कुछ चैलेंजेस भी फेस करने वाले हो। और डेमोक्रेसी में तो मैम हमने सुना है कि इक्वल इंटरवल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो अगर इक्वल इंटरवल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो न्यू गवर्नमेंट को कौन बताता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में वर्क कैसे होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो गए हैं। सो ये चैप्टर आपको इन सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, किस तरह से हम डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आई गेस आपको नहीं पता होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, दैट इज डेमोक्रेसी। अब चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? सर समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the source of power and authority lies with the citizen of the country. It means डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की, टाइप है गवर्नमेंट की, जिसमें पावर एंड अथॉरिटी लोगों के पास होती है उस कंट्री के, who elect their representative through free and fair elections, जो इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब पॉइंटर्स, गवर्नमेंट का क्या मतलब, गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशंस और अ पर्सन जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए रूल्स रेगुलेशंस प्लान करे, डिजाइन करे, उसे कंडक्ट करे कि किस तरह से कंट्री को रन करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया रीजन को रन करना है। सो गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द टाइप है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी वर्ड आया कहाँ से है? डेमोक्रेसी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज डेमोक्रेटिया। अब डेमोक्रेटिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सो डेमोक्रेटिया दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेटिया मीन्स पावर और रूल। सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, लोगों का राज, लोगों का शासन। सो डेमोक्रेसी लोगों को पावर देता है, उस पर्टिकुलर कंट्री, उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को पावर देता है कि वो अपनी पसंद से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। अब इसकी एक बहुत फेमस डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन कौन है? यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी की एक डिफाइन दी। सो अब्राहम लिंकन कहते हैं डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सरकार है, बाय द पीपल, लोगों के थ्रू इलेक्ट होती है,
एंड ऑफ द पीपल, लोगों के लिए काम करती है। सो यहाँ पे 3 वर्ड्स देखो आप, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड यहाँ पे आएगा फॉर द पीपल। सो अब्राहम लिंकन बताते हैं गवर्नमेंट को कि वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के थ्रू चुनी गई है और लोगों के लिए ही काम करेगी। सर, डेमोक्रेसी फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी कुछ बेसिस पे फाउंड किया गया, बिकॉज हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अच्छा खासा मोनार्की रूल चल रहा था और वीकेंड से किंग रूल चल रहा था, हमने बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, किंग्स के बारे में पढ़ा, तो ये अचानक से डेमोक्रेसी का आइडिया कहाँ से आया? सो मोनार्की रूल के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, कुछ कम्युनिटीज को बहुत प्रिविलेज मिलते थे, कुछ कम्युनिटीज को बहुत कम प्रिविलेज मिलते थे, कुछ कम्युनिटीज का डिस्क्रिमिनेशन होता था एंड सो ऑन। सो लोगों के माइंड में एक आइडिया आया कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इस बेसिस पे नहीं कि हम अमीर हैं या फिर हम अपर कास्ट के हैं, बल्कि इस बेसिस पे कि हम सही हैं, हमारे पास अपने कुछ अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, ड्यूटीज होनी चाहिए। सो इसी बेसिस पे हमारा आइडिया निकल कर आया डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जहां पे हम फोकस करते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज। इवन डेमोक्रेसी इंश्योर करता है उस कंट्री के सिटीजन्स को जहां डेमोक्रेसी इंप्लीमेंटेड है कि वो उनके पास राइट टू वोट हो। अब डेमोक्रेसी में हम इलेक्शंस करते हैं और इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब जब रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे तो वोटिंग राइट देना होगा लोगों को। अब वोटिंग राइट सभी को मिलेगा। एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, डेमोक्रेसी में ये फ्रीडम है कि हमारी कंट्री में हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें, ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें। अब इंडिया के कंटेक्स्ट से ही समझ लेते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। अब इंडिया में हम लोगों को अगर कोई भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है तो उसमें क्या होगा, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और पॉइंट इज कि क्या इस पे कोई रोक नहीं है, क्या इस पे कोई लिमिट नहीं है, क्या ये इलीगल नहीं है? आंसर इज नो। डेमोक्रेटिक नेशन उस कंट्री के सिटीजन्स को पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस देता है, फ्रीडम देता है कि अगर उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर कुछ थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, तो वो अपने थॉट्स, ओपिनियंस को पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकता है, अनटिल और अनलेस वो प्रोवोकिंग ना हो, वो किसी रूल को वायलेट ना कर रहे हो, वो किसी कम्युनिटी को हर्ट ना कर रहे हो। एंड डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने ईयर्स में होते हैं? ओके, अब डेमोक्रेटिक नेशन तो बन गया, इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, बट पॉइंट इज डेमोक्रेसी में हम कह रहे हैं कि इक्वल इंटरवल में इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, बट पॉइंट इज कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जो न्यू पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो किस तरह से काम करेगी, फंक्शनिंग कैसे होने वाली है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब प्लान डिसाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं संविधान। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है, बहुत कम लोगों को एक्चुअली पता है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। आपको याद होगा, आपको शायद पता होगा, आपके स्कूल्स में ना कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है ऑन 26 नवंबर, और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो आप 26 जनवरी। तो ये है क्या, रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम कहते हैं रिपब्लिक डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हुआ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को क्यों मना रहे हो? पॉइंट है ना। ओके, समझ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 में हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करी गई थी। उस असेंबली ने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बहुत सारे चेंजेस करे काफी टाइम तक, और फाइनली अडॉप्ट कर लिया कि ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी तरफ से आपके लिए। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया तो उस दिन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे अनाउंस कर दिया, 26 नवंबर। अब उसी दिन अडॉप्ट कर लिया तो इन्फोर्स भी कर देते हैं, पर नो, 26 जनवरी के पीछे बहुत अच्छी एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन छुपी है।
जैसे समझो ध्यान से, 26 जनवरी 1930 से पहले हमारी कंट्री में जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रहे थे, फाइट्स हो रही थी, रिवोल्ट हो रहे थे, वो सब हो रहे थे कि किसी एरिया में फ्रीडम चाहिए, किसी लॉ को चेंज करवाना है ब्रिटिशर्स के। बट 26 जनवरी को 1929 के कांग्रेस के सेशन ने डिसाइड किया था कि अब हम फाइट करेंगे पूर्ण स्वराज के लिए। और 26 जनवरी 1930 में पहली बार जब वो लोग मिले इसको स्टार्ट करने के लिए, उस दिन से उन्होंने शपथ ले ली थी सब फ्रीडम फाइटर्स ने कि अब हम पूरे देश को आजाद करने की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे स्वराज की। तो स्वराज को इंडिपेंडेंस दिलानी है, पूरी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलानी है। बहुत सारी मूवीज देखी होंगी आपने जहां पे हमने स्वराज शब्द सुना होगा, जैसे छावा मूवी आई थी, तान्हाजी मूवी आपने देखी होगी, केसरी मूवी आपने देखी होगी पार्ट 1। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें पूर्ण स्वराज, स्वराज की बात की गई है। और भी अगर मूवीज देखी है जिसमें स्वराज शब्द सुना है तो मेंशन जरूर करना कमेंट बॉक्स में। ओके सर, स्वराज की अगर हम बात करें, पूर्ण इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, तो 26 जनवरी को डिसाइड हुआ था। सो इस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने 2 महीने वेट किया और 26 जनवरी के दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया। अब इंडिपेंडेंस दिलाना हमारे हाथ में नहीं था, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिलेगी वो हमारे हाथ में नहीं था, वरना हम तो 26 जनवरी को ही कर लेते। और 15 अगस्त को ही क्यों हम इंडिपेंडेंस मिली, इसके पीछे भी एक अच्छी खासी स्टोरी है जो जल्दी शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी आया है, अब्राहम लिंकन ने डिफाइन करा है, बहुत लेटली अभी आया है, रिसेंट। बट ऐसा नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हम एंशियंट टाइम से फॉलो कर रहे हैं। यस, देर आर मेनी ट्रेसिंग एविडेंस, जो ये प्रूव करते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स अर्ली टाइम से फॉलो हो रहे थे। अब कैसे? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन इथोस सिंस अर्ली टाइम्स। अब डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि लोग डिसाइड करेंगे कौन रूल करेगा, लोगों की मर्जी चलेगी एंड ऑल। सो वैदिक पीरियड शो करता है सभा, समिति, विधाता का कॉन्सेप्ट, जहां पे लोग मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर डिसीजंस लेते थे, एक जगह मिलकर बैठते थे कि किस तरह से हमें विलेज में चेंज करना है, किस तरह से हमें टाउन में चेंजेस लाने हैं, उन सब पे फोकस करते थे। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, किंग भी जो होते थे ना, वो इंडिपेंडेंटली अकेले डिसीजन नहीं लेते थे, वो कंसल्ट करते थे। किसके साथ? असेंबली में कंसल्ट करते थे, सभा, राजा की सभा बैठी है, मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करते थे, ऑफिसर्स के साथ कंसल्ट करते थे, अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करते थे। ऐसा नहीं कि किंग रूल के टाइम पे मिनिस्टर्स नहीं हुआ करते थे, होते थे। फाइनेंशियल एडवाइजर होते थे, आर्मी के चीफ्स होते थे। आप बहुत सारी मूवीज में, शोज में ये भी देख सकते हो जो किंग रूल पे बेस्ड है कि वो अपने किंग्स, अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करते थे फॉर पर्टिकुलर इश्यूज और पर्टिकुलर पॉलिसीज और द रूल्स। नाउ एकयम्य सुक्तम, ऋग्वेदा में एक पार्ट है जो मेंशन करता है, एम्फसाइज करता है कलेक्टिव थिंकिंग एंड शेयर डिस्कशन। तो हमारे ऋग्वेदा तक ये कह रहे हैं कि मिलकर फैसला करो। एक इंसान अपने दिमाग से 10 चीज सोच रहा है तो 10 लोग मिलकर सोचेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आएंगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी निकल के आएगा। बौद्धा समघास, एक मोनेस्टिक कम्युनिटी जो स्टैब्लिश करी थी गौतम बुद्धा ने, वो भी इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं कि हर इस चीज पे, हर थॉट पे, हर पॉलिसी पे, हर डिसीजन पे डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, सो दैट बेटर ऑप्शन सामने निकल कर आ पाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी इशू पे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज ऐड होते हैं। अब जब बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज ऐड होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें एक डिसीजन की क्वालिटी और एनहांस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अब मैं अपने आप ही सोचे जा रही हूँ कि भाई बर्थडे पार्टी में ऐसे ऐसे कर लेते हैं, वहीं पे मैंने अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लिया, उन्होंने और एडवाइस दी बेटर कि कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है, डेकोरेशन भी हो सकती है, ट्रेंड्स ये फॉलो हो रहे हैं, है ना। तो जितने हम लोगों को ऐड कर रहे होते हैं, जितने स्टेप्स में वो प्लानिंग हो रही होती है, उतना चांसेस होते हैं कि उसमें से एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं वो डिलेड हो जाते हैं या बहुत टाइम टेकिंग लेते हैं। रीजन क्या है कि डेमोक्रेसी में जितने भी पॉलिसीज बन रही हैं, रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, उन सब को अलग अलग स्टेप पे अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग ऑफिसर्स गो थ्रू करते हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में जो लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं,
उसमें एरर के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन की कि डेमोक्रेसी टोटली बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब डेमोक्रेसी की बात हम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस की बात हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हो उसकी बात कर लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फाउंड की गई थी, जिनको काम दिया गया था कि हमारे कंट्री के लिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। अब कुछ भी फाइनलाइज करने से पहले हम एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं ना, तो वो रफ ड्राफ्ट की बात की गई कि एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करो। कंट्री के अलग अलग कोनों में अलग अलग लीडर्स को एक काम दिया गया कि लोगों से मिलो, जानो, लोग कंट्री को किस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। जो मेन लीडर्स रहे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनसे पूछा गया कि आप कंट्री में कौन कौन सी चीजों को चेंज करना चाहते हो, किस तरह की चीजों पे रूल्स रेगुलेशंस लगाना चाहते हो, और सबने अपने अपने ड्राफ्ट तैयार करे। कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबलाइज करने में, फाइनलाइज करने में 2 years 11 months and 18 days लगे। और हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। याद रखना कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज होने में, 2 years 11 months and 18 days। और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडिया का। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उसको फाइनलाइज किया गया और बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई। ओवर द टाइम देखा गया कि डेमोक्रेसी में सिर्फ इंडिया के लोगों के थॉट्स के साथ साथ नहीं, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ कुछ फीचर्स को लिया गया। जैसे बहुत सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऐसी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट डिस्कशंस को चेंज करा। रोबस्ट, फ्लेक्सिबल, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रिस्पॉन्सिव कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करा। कहीं से लिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए। इट मींस 18+ ईयर्स के जितने भी लोग हैं उन सबको वोटिंग राइट दो। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स ने स्टेट करा कि जो पावर है गवर्नमेंट की वो डिवाइड करो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने ये पिक करा फीचर कि हमें जेंडर बेस्ड इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोकस करता है सेक्युलरिज्म पे कि सारे धर्म इक्वल हैं और हमारी कंट्री का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सब रिलीजन इक्वल रिस्पेक्ट के साथ, इक्वालिटी के साथ हमारी कंट्री में रहने वाले हैं। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फोकस करता है फ्रेटर्निटी पे, भाईचारे पे, लिबर्टी पे, आजादी पे, जस्टिस पे, न्याय पे। सो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो पहला एडॉप्शन डिक्लेयर किया था उसको देखोगे, आपके एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेजेस में भी मेंशन होता है, अदरवाइज मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्चुअल प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, उस प्रियम्बल में स्टेट करा हुआ है कि हम किस तरह से अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी कंट्री किन चीजों में बिलीव करती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब प्रिंसिपल्स क्या है डेमोक्रेसी के? अब प्रिंसिपल्स पे आने से पहले आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है और इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पर हम एक क्लेम कर सकते हैं कि यस, इंडिया उन सब चीजों को फॉलो कर रही है, इसलिए हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं। तो कुछ चीजों को इंडिया से रिलेट करते हुए समझेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि फीचर्स ऑफ जो डेमोक्रेसी हैं वो किस तरह से इंडिया की रियल लाइफ में हम आज के टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सब यहाँ पे मैंने 5 प्रिंसिपल्स लिए हैं आपके लिए। फर्स्ट इज पॉपुलर सोवर्निटी, सेकंड इज रूल ऑफ लॉ, थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड फिफ्थ इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर सोवर्निटी को। सोवर्निटी का क्या मीनिंग होता है? सोवर्निटी का मतलब होता है जहां पे हम पावर की बात करेंगे। डेमोक्रेसी में अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में? लोगों के हाथ में। कैसे? लोग चाहें तो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, लोग चाहें तो गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करना है, सब कुछ लोगों के हाथ में है। The idea of popular sovereignty means that the state derives its authority from the people. It means country अपनी authority को, अपनी power को लोगों के थ्रू ड्राइव करेगी। गवर्नमेंट इलेक्ट होती है फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब है लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो कि आप हमारी पार्टी को वोट दो, लोगों को ब्राइब भी दे सकते हो कि हमारी पार्टी को वोट दो, या फिर कुछ और तरीके से भी आप वोटिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। पता है पहले जब इलेक्शंस होते थे ना,
तो पहले होता था बैलेट पेपर। बैलेट पेपर, अब जो बैलेट पेपर होता था उसमें क्या होता था, एक पेज होता था और उस पे ना पेज पर पॉलिटिकल पार्टी का साइन बना होता था और उस कैंडिडेट का नाम लिखा होता था जो एक पर्टिकुलर एरिया से कंटेस्ट कर रहा है। तो लोगों को क्या करना पड़ता था, थंब लगाना पड़ता था और वो वोट हो जाता था। पर आज के टाइम में हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट इज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में क्या होता है कि हमारे एरिया से, अब इलेक्शंस होते कैसे हैं, होता क्या है, पूरी कंट्री को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एरिया से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करता है। एग्जाम्पल दोबारा समझ लेते हैं। कंट्री को, अगर कंट्री के इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरी कंट्री को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा, स्टेट को डिवाइड कर दिया जाएगा और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एरिया से एक कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा इलेक्शंस को फ्रॉम दी वन पॉलिटिकल पार्टी। अब एक एरिया में सपोज एबीसी पॉलिटिकल पार्टी है और मैक्सिमम लोगों ने वोट दिया ए को, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस एरिया से एक सीट मिल गई ए को। अब ऐसे पूरे स्टेट में देखा जाएगा कि मैक्सिमम वोट्स किस पार्टी को मिल रहे हैं, मैक्सिमम सीट्स कौन से कैंडिडेट को मिल रही हैं और उस हिसाब से उस स्टेट से वो कैंडिडेट जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ईवीएम मशीन होती हैं जहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नाम, उसकी फोटो और पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल मेंशन होता है, सो दैट आप जाएंगे वहां पे और उस बटन पे क्लिक करेंगे जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपको वोट देना है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, सेकेंड प्रिंसिपल। रूल ऑफ लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो फोकस करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके। ये इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है किसी भी पर्सन को किसी भी लॉ पॉलिसी के थ्रू ट्रीट करने से पहले उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगर वो गिल्टी फाउंड नहीं हो रहा, कल्प्रिट फाउंड नहीं हो रहा, तो उससे पहले उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हर कोई समान है, बराबर है किसी भी कायदे कानून से पहले। इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉ की, किसी भी जेंडर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज बोलने वाला हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई और मिनिस्टर हो, चाहे फेमस सेलिब्रिटी हो, लॉ से ऊपर, कानून से ऊपर कुछ नहीं। जब लॉ वायलेट होते हैं, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं कोर्ट में, तो यहाँ पे प्रोसीजर के थ्रू चीजों को सॉल्व आउट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पर्सनल इन्फ्लुएंस की वजह से, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उस हिसाब से काम होगा और उस हिसाब से ही डिसीजंस को लिया जाएगा। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, जिनके बारे में आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कंट्री। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन्ड है। लर्न जरूर कर लेना ये सारे आर्टिकल्स कि कौन सा राइट कौन से आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ना सेक्शंस डिवाइडेड है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होंगे सेक्शन में, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी और वो सेक्शंस फर्दर आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, सो दैट हम इजीली देख सकें, समझ सकें और इजीली फाइंड आउट कर सकें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट, कौन से आर्टिकल, कौन सा सेक्शन किस इशू पे फोकस कर रहा है। सो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जेंडर, लैंग्वेज, क्रीड, किसी भी बेस पे सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम, इट मीन्स हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास अधिकार है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी कंट्री की बाउंड्री लाइन में कहीं भी जा आ सकते हैं, अपने पॉइंट्स को रेस कर सकते हैं, वॉइस को रेस कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशंस को फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब कुछ लीगल होना चाहिए। बट थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर वर्किंग प्लेस पे या फिर किसी भी और प्लेस पे आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, गलत बिहेव किया जा रहा है और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर आपको वेजेस प्रॉपरली नहीं दिए जा रहे हैं, सो इन सब केसेस में आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम बोर्न हुए हैं हिंदू रिलीजन में और हमें क्रिश्चियनिटी में बिलीव्स हैं, तो हम अपने रिलीजन को चेंज भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे पास ये भी फ्रीडम है कि हम दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज सेकुलर कंट्री, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बैसाखी, लोहड़ी भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये राइट आपको इंश्योर करता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी,
एजुकेशन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, गवर्नमेंट आपको एड भी प्रोवाइड करेगी फॉर द एजुकेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनमें से कोई भी राइट अगर वॉयलेट होगा, ब्रेक होगा, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके थ्रू केस फाइल भी कर सकते हैं। दैट इज PIL, जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसी लिटिगेशन है जहां पे कोई थर्ड पार्टी भी किसी और पर्सन के लिए बिहाफ पे किसी और पर्सन के बिहाफ पे केस फाइल कर सकती है। सपोज हमारे आसपास कुछ लोग रहते हैं जो बहुत एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है, तो बीइंग अ थर्ड पर्सन हम उनके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं सो दैट हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। तो हमारा फोर्थ फीचर है, फोर्थ प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को यूज कर रहे हैं पूरी कंट्री को रन करने के लिए, तो उनकी पावर्स को भी डिवाइड करें। अब सेपरेशन ऑफ पावर में आ जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उसे इम्प्लीमेंट कराता है। और जुडिशरी क्या करता है? उसे एनालाइज करता है। और वी कैन से कोर्ट पे फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ईच विद डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबके काम डिवाइड करे हुए हैं कि लॉ बनाएंगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। अब कोई रोड है जहाँ पे से 3-4 रास्ते जा रहे हैं और काफी ट्रैफिक रहता है, वहाँ कोई रेड लाइट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को सुना, तो लेजिस्लेचर ने क्या करा? लॉ बना दिया कि रेड लाइट मीन्स स्टॉप, ग्रीन लाइट मीन्स गो एंड येलो मीन्स रेडी टू गो। चलो जी, हो गया, लॉ बना दिया। अब इम्प्लीमेंट कौन करा रहा है उसे? ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स। अगर उस लॉ में कुछ कमी होगी कि वही फाइन चार्ज होगा या रेड लाइट पे लोग रुक नहीं रहे हैं या फिर कुछ और एरर्स हैं, तो एग्जीक्यूट कराने वालों को पता चल जाएगी। अब एग्जीक्यूशन में कुछ कमी नहीं पता चली, तो एग्जीक्यूशन में देखा गया कि क्या ट्रैफिक कम हुआ, क्या एक्सीडेंट्स कम हुए, उसे एनालाइज किया जाएगा। अगर हुआ कम उसका, तो यानी कि इम्प्लीमेंटेशन सही हुई है, नहीं हुआ तो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। तो ये क्या होता है? ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं, जिसकी वजह से इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा, जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करेगा। This separation is essential for maintaining check and balance among the three organs of the government. ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ये फंक्शनिंग प्रॉपर्ली हुई है या नहीं। सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है लोगों के लिए। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है टुवर्ड्स द सिटीजन्स। अब इलेक्शंस, डिबेट्स, एंगेजमेंट विद सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स, सब कुछ जो भी कंट्री में हो रहा है लोगों को बता के चलना पड़ता है, लोगों की तरफ ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। रूल्स बना रहे हो, रेगुलेशंस बना रहे हो, लोगों को बताना पड़ेगा उसके बारे में। अगर किसी रूल रेगुलेशन से किसी कम्युनिटी को हार्म होता है, बहुत बड़ा डैमेज डिस्ट्रक्शन होता है, सो गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सिटीजन्स कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्योंकि हमने गवर्नमेंट को बनाया है, सो गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस। इट्स नॉट अबाउट कि गवर्नमेंट बन गया तो बात खत्म, नो। डेमोक्रेसी कहता है गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एट एवरी पॉइंट। कॉन्टिन्यूस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी को, और लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट को इंक्रीज करती है। ओके, सो मीडिया के बारे में तो सबको पता ही होगा। हमारे पास बहुत सारे मीडिया के ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो भी सोर्स है, मेन सोर्स है न्यूज़ का, वो होता है न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। और अब तो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। इवन अब आप अगर फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो ई न्यूज़पेपर फैसिलिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल है। सो मीडिया का क्या रोल है? आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, कहीं कोई क्राइम हुआ या अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उन सभी जगहों पर आप देखोगे कि मीडिया तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और मीडिया अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू से इन्फ्लुएंस करके लोगों के सामने प्रेजेंट करती है।
अब डेमोक्रेसी में अगर कहीं प्रोटेस्ट भी हो रहा है और मीडिया उसको अपने तरीके से उसे शोकेस करेगी कि क्या रीजंस हैं क्या नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपके सामने एक पिक्चर लगा दूं, उस पिक्चर को हर कोई बच्चा अलग अलग इंटरप्रेट करेगा। किसी कोई कलर को नोटिस करेगा, कोई शेप को नोटिस करेगा, कोई पेपर को नोटिस करेगा, कोई एंगल नोटिस करेगा, है ना। सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। सो मीडिया का क्या रोल है एक डेमोक्रेटिक नेशन में? मीडिया क्या करती है डेमोक्रेसी में? इन प्रेजेंट टाइम्स मीडिया एक इंटीग्रल, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है हमारी लाइफ का। ऑब्वियसली कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मीडिया। कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, मीडिया। लोगों को इन्फॉर्म्ड रखने में, वर्ल्ड के बारे में भी, और हमारी खुद की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी। न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे कंसर्निंग इश्यूज को रेज भी करते हैं पब्लिक लेवल पर। Owing to its critical role in safeguarding people's voices and upholding democratic principles, media is often referred to as the fourth pillar of democracy. मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कंसिडर किया जाता है, बिकॉज मीडिया एक ऐसा सोर्स बन चुका है लोगों की वॉइस का, जिसके थ्रू लोग अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट को भी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो मीडिया के थ्रू करते हैं। जैसे लॉकडाउन का टाइम पे हुआ था, शायद आपको याद हो, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टेलीविजन पे आकर अनाउंस किया था। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, करेंसी में चेंजेस हुए थे 2016 में, तब भी रात को 8 बजे नेशन को एड्रेस करेंगे और तब जाके उन्होंने अनाउंस करा था। तो लॉकडाउन का एग्जाम्पल हमारे सामने है, डीमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ओपनली आकर, डायरेक्टली आकर एड्रेस करा नेशन को और अपनी बात को कन्वे करा। नाउ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम अभी तो आप कह रहे थे कि डेमोक्रेसी आइडियल है, बहुत मॉडर्न फॉर्म है और इक्वल इंटरवल में इलेक्शंस होते हैं, प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिए। इससे टाइप क्या होंगे डेमोक्रेसी में? है डेमोक्रेसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिवाइड किया जाता है। इनडायरेक्ट को तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। सो वन बाय वन करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना, ये उन जगहों पे होती है जहां पे पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है, और इनडायरेक्ट होती है जहां पे पॉपुलेशन का साइज लार्ज है। स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे और वहां पे मिलजुल कर डिसीजंस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट में क्या होता है, या रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, जहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अब यहाँ पे लोग मिलजुल कर डिसीजन नहीं ले सकते एक साथ बैठकर, तो वो क्या करते हैं, वोट करते हैं, अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो उनके लिए क्या करेगा, डिसीजंस लेगा, रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, और अपनी कंट्री के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे हमने क्या करा, वोट करा और अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया। अब यहाँ पर डिवीजन कैसे है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स के लिए, टेस्ट पेपर्स के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल भी। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, यानी कि जो इम्प्लीमेंट कराएंगे ना, वो लॉ भी बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव्स भी अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग को, और लेजिस्लेचर वाले जो लॉ बना रहे हैं वो भी अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। पीपल लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं, उनके लिए लॉ कौन बनाएगा, जैसे कि हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के वो लॉ बनाएंगे, पर उन्हें इंप्लीमेंट कौन कराएगा, ये लोग इलेक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल इंडिया एंड कनाडा। अब होता क्या है, कोई लॉ बनाना है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कोई लॉ बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है। अब इस सिनेरियो में हमें लगता है जो रूलिंग पार्टी है, जिसको हमने वोट दिया, जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले, वो पावर में आ गए। अब रूलिंग पार्टी कहेंगे हम उसे, और जिनको वोट्स नहीं मिले उतने और जो पावर में नहीं आ पाए, उनको हम कहेंगे ऑपोजिशन पार्टीज। तो अगर रूलिंग पार्टी को कोई लॉ बनाना है, पॉलिसी बनानी है, तो वो रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट में जाएगी, अपने जो बिल बनाया उन्होंने, बिल मतलब एक ड्राफ्ट बनाया है, उस बिल को जाके प्रेजेंट कर देगी पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में रूलिंग के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं, प्रेसिडेंट भी है, स्पीकर भी है। प्रेजेंट करा, ऑपोजिशन पार्टी भी अपने पॉइंट्स रखेगी, चेंजेस सजेस्ट करेंगे, और उसके बाद
ऑपोजिशन की मर्जी के साथ, रूलिंग की मर्जी के साथ, प्रेसिडेंट के साइन होने के साथ कोई रूल इंप्लीमेंट होगा। अकेले सोलली कोई भी रूलिंग पार्टी डिसीजन नहीं ले सकती, रूल नहीं बना सकती। तो इंडिया में क्या होता है, कोई भी रूल रेगुलेशन बनना है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी बैठेंगे, प्रेसिडेंट भी बैठेंगे, और उसके बाद वो अगर सब लोगों ने अप्रॉक्स 50% लोगों ने हाँ कर दी तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए भी बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 भी आप देख सकते हो जो कश्मीर के ऊपर है। ओके, सो आगे और भी ऐसे चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें आपको कुछ मूवी सजेस्ट करने वाली हूँ, सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ पाओ कि किस तरह से चीजें होती हैं कंट्री में। ओके, चलो प्रेसिडेंशियल। अब प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, जहां पे प्रेसिडेंट के हाथ में है सब कुछ, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है कि ऑपोजिशन भी बैठेगा, रूलिंग भी बैठेगा तब काम होगा, नो। एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा लोगों को, प्रेसिडेंट अकाउंटेबल होगा लोगों के लिए, जैसे कि अमेरिका। अब यहाँ पे समझ लेते हैं चीजों को। यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दिया हुआ है, कंट्रीज के नाम दिए हूं मैं, सो दैट आप समझ सको अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले देखो इंडिया को, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ह्यूज पॉपुलेशन है इसलिए, और पार्लियामेंट्री है, जहां पे क्या होगा कि पार्लियामेंट में रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे और आंसरेबल कौन होगा लोगों को, प्राइम मिनिस्टर। कनाडा अगेन रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन है, और यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर रहेगी प्राइम मिनिस्टर के साथ में। यूनाइटेड किंगडम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पर यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। आपने देखा होगा किंग, क्वीन एलिजाबेथ एंड ऑल सुना होगा ना, तो यहाँ पे पार्लियामेंट है पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। इट मीन्स, समझना इस कॉन्सेप्ट को, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे आप देखोगे मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इट मीन्स किंग एंड क्वीन है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो इंडिपेंडेंट तो डिसीजन नहीं ले सकते, इसके लिए क्या बनी, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जहाँ पे वो प्रेसिडेंट जो काम करेगा वो काम अब किंग और क्वीन के अंडर भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो पावर है मेनली वो प्रेसिडेंट के पास नहीं, किंग क्वीन के पास रहेगी प्रेसिडेंट की पावर्स, और प्राइम मिनिस्टर वैसे ही काम कर वैसे करता आ रहा है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, स्मॉल पॉपुलेशन। अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है पर प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल है यहाँ पे सब कुछ। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है मोर देन वन पार्टी। हमारी कंट्री में आप देखोगे तो हमारे पास आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब पार्टीज हैं। कनाडा में फेडरलिज्म फोकस होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा लेवल गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल लेवल पूरी कंट्री को रन कर रहा है, स्टेट लेवल हर स्टेट के लिए है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है सच, कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे ही सेट करे हुए हैं बस। यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब कब इलेक्शन, कब लोग मिलने वाले हैं, कौन से इशूज के लिए लोग मिलने वाले हैं, इसको प्लान करना पड़ेगा ना। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूएसए में सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन दोनों में पावर शेयर होती है। चाइना में 1 पार्टी है, अमेरिका में 2 पार्टीज हैं, और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। Oh, fun fact. First democracies were ancient Greece more than 2000 years ago. अब यहाँ पे सबसे पहला डेमोक्रेसी जो था वो था एंशियंट ग्रीस डेमोक्रेसी, जो आज से 2000 साल पहले था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? डेमोक्रेसी तो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। चैप्टर की एंडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं, जहां पे हम अब 2 केस स्टडीज को पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले केस स्टडी आपकी एनसीईआरटी के थ्रू ही मेंशन्ड है, दैट इज डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स इन इंडिया। अक्रॉस इंडिया बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह से फंक्शन होता है वो सब अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जेथीपुरा ग्राम पंचायत है, गुजरात का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन कराया जाएगा, और इस पंचायत को एक अवार्ड भी मिला था, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 में, इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस क्या थी, यहाँ पे हुआ क्या था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ये टाइमली और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे इश्यूज पे, एजुकेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। महिला सभा भी ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ पे ओनली वुमेन्स की सभा होगी, ग्रुपिंग होगी, वुमेन्स की मीटिंग होगी, और वो अपने सोशल इश्यूज को लेकर,
अपने खुद के हेल्थ केयर को लेकर डिस्कशन करेंगे। इंश्योर एडिक्वेट कोरम इन ग्राम सभा, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराया गया मार्जिनलाइज कम्युनिटी का, यानी कि जितनी भी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको भी अपलिफ्ट कराने के लिए काम किया गया। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन, सबको ऐड करा गया। तो यहाँ पे बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए भी फोकस कर रहे थे, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी पे फोकस कर रहे थे, छोटे छोटे इश्यूज को भी टेक केयर कर रहे थे। रेगुलर लेवल पे इलेक्शंस हो रहे थे, पंचायत सेटअप हो रही थी, सभा बन रही थी, ग्रुप्स बन रहे थे और ऑर्गेनाइजेशन तरीके से काम हो रहा था। नेक्स्ट केस स्टडी आपकी जो है वो त्रिपुरा की है। यहाँ पे साउथ में मनु बकुल ग्राम पंचायत है जिसने एक एक्टिव लोकल गवर्नमेंट का रोल प्ले करा, फोकस करा लोगों की लाइफ पर, स्पेशली वुमेन्स की लाइफ पे। वुमेन का पार्टिसिपेशन इंप्रूव करा, फैसिलिटीज प्रोवाइड करी उनको हेल्थ केयर को लेकर, सैनिटेशन को लेकर या फिर लाइवलीहुड को लेकर। बहुत सारी स्कीम्स भी इंप्लीमेंट करी जिसमें से एक था सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, 15 से 20 लोग आपस में मिलकर हर मंथ 25 से 100 रुपए कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और किसी भी विलेज में पर्सन को जरूरत है उस मनी की तो उसे वो दे देते हैं। अब इसमें बहुत लेस इंटरेस्ट चार्ज होता है, अप्रोक्स 1% इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज होता है, सो दैट लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें, फैसिलिटीज अवेलेबल की जा सकें और वो पर्सन अपना कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सके। स्पेसिफिकली ये वुमेन्स के लिए हुआ था, सो दैट वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जा सके इकोनॉमिकल टर्म्स पे। वुमेन फ्रेंडली पंचायत बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नेशनल लेवल पे सपोर्ट कर रहा था इसको, रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव एट ऑल लेवल। जल्दी से रीड करो एक बार इसे क्विकली, सेकेंड पैराग्राफ। None? ओके। वुमेन्स रिजर्वेशन इंडिया में हम लोगों ने जब से कंट्री में इंडिपेंडेंस मिली है हमें 1947 से, तब से हमने यही फोकस करा है कि दोनों जेंडर को इक्वल ट्रीट किया जाए। पर वुमेन्स को कहीं ना कहीं बहुत बैकवर्ड रखा गया पहले, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए काम करना जरूरी था, जिसके लिए उनको एम्पावर करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी था। कोई भी पॉलिसी बननी है, डिसीजन लेना है तो वुमेन्स का रोल होना बहुत जरूरी था। इसके लिए आर्टिकल 243D में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको 1/3 सीट्स रिजर्वेशन दी गई है टोटल नंबर ऑफ सीट्स के कंपैरेटिवली, हर पंचायत में, हर इलेक्टेड बॉडी में। 21 states, 2 union territories have gone further, have more provisions, 50% reservation for women. Even इंडिया के 21 states और 2 union territories ऐसी हैं जहां पे पंचायती राज सिस्टम में women को 50% रिजर्वेशन दी गई है। इट मीन्स अगर टोटल पंचायत में 50 सीट्स हैं, 50 लोग होंगे तो उसमें से 25 women होंगी। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है, डेमोक्रेसी कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, लॉ बनाया है, पॉलिसी बनाई है, तो लोगों को बताना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के पास ये गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन लोगों के पास ये राइट है। इमेजिन, डेमोक्रेसी लोगों को राइट तक दे रहा है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कैसे? दिस राइट एम्पावर्स सिटीजन्स टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि वो आंसरेबल है, गवर्नेंस कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। डिस्कशन को हाईलाइट करो। आपने देखा होगा डीडी नेशनल एक चैनल आता है, उस चैनल पे ना पार्लियामेंट के बहुत सारे सेशंस को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि कौन सी पार्टी कौन से लॉ को सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, कौन से मिनिस्टर ने क्या प्रेजेंट किया है, एक्सेट्रा। इवन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आपको बहुत सारी पार्लियामेंट की क्लिप्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे लोगों को इनेबल करता है इंफॉर्मेशन कि किस तरह से पॉलिसीज बन रही हैं, रूल्स रेगुलेशंस हो रहे हैं, कौन से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किस तरह से लिए जा रहे हैं। जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो एक्सपर्ट ग्रुप्स के थ्रू रिव्यू किया गया, डिबेटेड हुई पार्लियामेंट में। स्टार्टिंग में तो इवन मना तक किया गया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस एक्ट की, गवर्नमेंट के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। बट ओवर द टाइम इस एक्ट को इनैक्ट किया गया 2005 में कि नहीं, जरूरी है, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
और लोग क्यों ना जाने, लोगों ने इलेक्ट करा है पॉलिटिकल पार्टीज को, लोगों ने इलेक्ट करा है गवर्नमेंट को, तो लोग क्यों ना जाने कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज चैलेंजेस। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वल इंटरवल में इलेक्शंस होंगे, लोग इलेक्ट करेंगे, लोगों के पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी है। बट क्या डेमोक्रेसी जितना सुनने में अच्छी लग रही है, अरे वाह कितना राइट्स है लोगों के पास, कितना बढ़िया फंक्शनिंग करेगी गवर्नमेंट, तो क्या कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे? आंसर इज यस, देयर आर मेनी चैलेंजेस। यहाँ पे हम 4 चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। फाउंडेशनल चैलेंज, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, मनी एंड मसल पावर। सो सबसे पहले है फाउंडेशनल चैलेंज। फाउंडेशनल चैलेंज का मतलब होता है जहां पे आप नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से बचाओ अपनी कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री एक्सपेंशन की बात अगर हम करें, मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो, सो दैट हम एक कंट्री को मिलिट्री पॉलिटिक्स से दूर रखते हुए एक कंट्री को हम सोवरेन स्टेट बना सकें। दूसरा है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम फोकस करते हैं कि कंट्री में हम लोगों के पास ज़्यादा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करें, लोगों के पास ज़्यादा ड्यूटी हो और लोग डीपर लेवल पर रूट्स को समझ सकें, वर्किंग को समझ सकें। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, जहां पे हम फोकस करेंगे लोकल लेवल की गवर्नमेंट या फिर विमेन या फिर उसके अलावा पंचायती राज सिस्टम, इन सबका इन्वॉल्वमेंट हो, सो दैट लोकल लेवल की गवर्नमेंट फंक्शनिंग प्रॉपर कर पाए, विमेन को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल पाए। मनी एंड मसल पावर, लोगों को, सिटीजन्स को, जो वोटर्स हैं उनको किसी भी तरह के मनी पावर, मसल पावर के इन्फ्लुएंस से बचाना। इसके अलावा बहुत सारे और भी चैलेंजेस है जो एक डेमोक्रेटिक नेशन को फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस कंडक्ट करने में थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोड़ ऑफ मनी का इन्वेस्टमेंट आता है, मनी का एक्सपेंसेस आते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को कैसे डील करेंगे। पॉवर्टी इश्यूज हैं, कास्टिज्म है, तो उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं चैलेंजेस में, कास्टिज्म है। तो ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो मिनॉरिटी कम्युनिटी के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेस पर हो, पॉवर्टी के बेस पर हो, कास्ट के बेस पर हो, मनी एंड मसल पावर के बेस पर हो। सो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड हुआ है इस साल क्लास 9th की सोशल साइंस में, दैट इज इमरजेंसी। ये रियल लाइफ में हुआ था इंडिया में 1970s के टाइम पर। अब ये हुआ क्या था, कैसे था, ये आपके पेरेंट्स भी आपको बता पाएंगे और ये इस चैप्टर में ऐड किया गया है सो दैट आप समझ सको कि डेमोक्रेसी में किस तरह के चेंजेस आते रहे हैं टाइम के साथ साथ, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करा है गवर्नमेंट ने और किस तरह से कंट्री को बैलेंस किया गया है। सबसे बड़ा चैलेंज डेमोक्रेसी का इमरजेंसी के टाइम पे देखा गया जब 1975 से 1977 तक इमरजेंसी अनाउंस कर दी। अब ये इमरजेंसी अनाउंस कैसे हुई? 1970s की अर्ली स्टेज में लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा था और मिस गवर्नेंस थी। उसके चलते लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सड़कों पे आके लोग बहुत तोड़फोड़ करने लग गए। फिर जून में 1975 में नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करनी पड़ गई सो दैट लोग प्रोटेस्ट करना बंद कर दें, सड़कों पे आना बंद कर दें और राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे इमरजेंसी अनाउंस कर दी। इसमें लोगों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए, अपनी बात को कहने का अधिकार ही नहीं, पब्लिक स्पीकिंग करने का राइट नहीं, प्रेस को सेंसर्ड कर दिया। इट मींस मीडिया जो है वो अब वो ही इंफॉर्मेशन पास करेगी जो गवर्नमेंट चाहेगी। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट पब्लिश नहीं किया जा सकता। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, जो लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। इमरजेंसी को 1977 में हटाया गया था जब दोबारा से जनरल इलेक्शंस कराए गए और लोगों को कहा गया कि बैलेट के थ्रू, इट मींस बैलेट पेपर पे अपना वोट कास्ट करके दोबारा से अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट को चूज करो। रूलिंग गवर्नमेंट की डिफीट हुई जिसने इंडियन डेमोक्रेसी को हाईलाइट करा और ये इंपॉर्टेंस शो करी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से लोगों के बेसिक राइट्स, ड्यूटीज को फोस्टर करने में, सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इस पीरियड हाईलाइट करता है वल्नरेबिलिटी भी और रिसाइलेंस भी डेमोक्रेसी का, कि किस तरह से जरूरी नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी या पावर में है वो आगे भी पावर में रहेगी। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई रूलिंग पार्टी को लोगों ने ट्रस्ट करके, वोट करके पावर में लेकर आए और उसके बाद
बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले जो गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाई। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड लोग चाहते हैं कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसे बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को फोस्टर कर रही है जो लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लोगों के लिए, लोगों को बहुत हेल्प करेंगे एक स्मूथ एंड बेटर लाइफ जीने के लिए कंपैरेटिवली अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की और द डिक्टेटरशिप। सो ये डेमोक्रेसी का चैप्टर हमें सिखाता है हमारी कंट्री के बेस लेवल पर कि किस तरह से हमारी कंट्री में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, और हमारी कंट्री के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस तरह से अमेंड होते हैं, चेंजेस आते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी किस तरह से वर्क करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री में कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो होती है? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ देयर पीपल, डिपेंडिंग ऑन द रूलर्स ऑफ द पीपल। लाइक अगर आप बाकी कंट्रीज को देखोगे, नॉर्थ कोरिया या चाइना या अलग कंट्रीज में, वहां पे आपको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को, तो आपको डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा इक्वालिटी देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली अ नॉन डेमोक्रेटिक नेशन। डेमोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी कंट्री का सिंस इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 में हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, और तभी से ये डिसाइडेड है, प्लान्ड है कि हम फोकस करेंगे अपनी कंट्री को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। अब उसमें गवर्नमेंट जितना कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन जितना रोल प्ले कर सकता है, वो उस लेवल पे कर रहे हैं। बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द थिंग्स, टू फुलफिल फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, बट उसके बारे में हम जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। सो being a responsible citizen, being a young mind, it's our responsibility to protect our country's democracy. आई होप चैप्टर क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दो, सो दैट जिनके स्कूल्स में हो गया है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, और जिनके स्कूल्स में भी नहीं हुआ है वो एक बार पहले से वीडियो देखकर थोड़ा सा बेस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएंगे और स्कूल में आंसरिंग कर पाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। सी यू, टाटा, बाय बाय।